हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 18। चैप्टर 18 जो है जिसमें आज हम करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स एंड फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों। सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें जो है हम 74 और 73 जो है पंचायती राज के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक जो है प्रकाश डालेंगे। लेकिन दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कहते हैं वो सारी सुविधाएं मुहैया कराया जाता है जो हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि सरकार हर क्षेत्र में जा नहीं सकता, तो वहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की गई है। इसमें गांव वालों की जितनी भी प्रॉब्लम होती है पंचायत के अंतर्गत जो है उसको सुलझाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि पंचायत भारत के इतिहास में न्याय की गद्दी रही है। स्थानीय झगड़े, विवाद हो, समस्याएं हो, पंचायत के समक्ष रखे जाते हैं, ठीक है। पंचायत के समक्ष जो है सभी चीज़ रखे जाते हैं, चाहे झगड़े हो, विवाद हो, समस्याएं हो, क्योंकि ये समस्याएं आम क्षेत्रों में देखने को मिलता ही है। पंचायत इन पर जो निर्णय देती थी वही सभी को मान्य होता था, क्योंकि हम पंचायती राज्य को ऊपर समझते थे। हमारे राष्ट्रीय नेताएं, विशेषकर महात्मा गांधी की पंचायत व्यवस्था में गहरी आस्था थी। महात्मा गांधी शुरू से ही पंचायती व्यवस्था की जो है वकालत करते थे। उनका विचार था कि पंचायती राज्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने भी इस व्यवस्था के महत्व को समझते हुए राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में इन संबंध में विशेष प्रावधान की व्यवस्था भी की। और संविधान कहता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको जो है ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें समशाली शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अब इस चित्र में आप देख सकते हो पंचायत भवन। तो पंचायत भवन देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में इसी प्रकार के नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये सभी गाँवों में जो है प्रावधान किया गया है, तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है। इस दिशा में वर्तमान समय में पंचायत व्यवस्था की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के चलाए गए जो है समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। यानी देखा जाए तो वर्तमान समय में पंचायत व्यवस्था की शुरुआत प्रथम पंचायती योजना के दौरान चलाए गए समुदाय विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इन संस्थाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये अध्याय था, जिसके अंतर्गत जो है इसको सम्मिलित किया गया। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1857 में पेश की सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा स्थापित किया जाए। यानी देखा जाए तो 1957 में जो बात रखी गई रिपोर्ट में कि जो इस व्यवस्था को जो है पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय यानी 3 टायर के रूप में होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर हो, ठीक है, ग्राम स्तर पर जो है
ग्राम पंचायत हो, और ब्लॉक प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति हो, और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 स्तर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें आगे 1858 की, तो कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इस तरह के पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिसमें गांव, ग्राम सबसे निम्न तथा जिला शीर्ष की इकाई होनी थी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान ढांचा 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में निर्धारित हुआ था, भारत के ज़्यादातर राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा और ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठित भी किया गया है। लेकिन कुछ छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है, वहाँ पंचायत राज्य के 2 ही स्तर लिए जाते हैं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है जनसंख्या के ऊपर कि जनसंख्या किसी क्षेत्र में कितनी निवास करती है और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती है। तो जो 3 टायर जो यहाँ व्यवस्था की गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और 73वें जो संशोधन में जो 1992 में की गई थी तो वो भी महत्वपूर्ण थी। अब चलिए देखिए, पिरामिड के रूप में देखते हैं कि इनके कौन कौन से स्तर है और इसका क्या महत्व है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा को दर्शाया गया है, जिसमें अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, जिसमें है ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर कहलाता है, उसके बाद पंचायत समिति होती है जिसमें ब्लॉक, प्रखंड स्तर आते हैं, उसके बाद जिला परिषद होता है जो जिला स्तर के ऊपर आते हैं। तो ये त्रिस्तरीय काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पिरामिड भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसी के विषय में आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है 73वां संविधान संशोधन 1992। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 73वें जो है संविधान संशोधन हुआ था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है, तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। कहते सर 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश की लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत होती है। इसे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, और इस अधिनियम के मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार थे जो हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। पहला बात तो यही है इसकी विशेषताओं के अंतर्गत कि ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना करेगा, जिसमें ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम गांव स्तर होगा, उसके बाद पंचायत समिति रहेगी जिसमें मध्यवर्ती अथवा ब्लॉक, प्रखंड स्तर होगा, उसके बाद जिला परिषद होगा जिसमें जिला स्तर आएगा, उसके बाद हर 5 वर्ष में नियोजित चुनाव होंगे, ये भी महत्वपूर्ण बात थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान की जाएगी, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। ये 73वें जो संशोधन हुई थी 1992 में, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये सारी बातें हैं। और ये राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव देता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। उसके पश्चात यहाँ पर है राज्य चुनाव आयोग की स्थापना जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराता है, तो ये भी महत्व रखता है कि चुनाव आयोग की स्थापना जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराता है, तो 73 आर्टिकल के अंतर्गत ये भी प्रश्न आता है। जिले के विकास हेतु योजना बनाने के लिए जिला नियोजन समिति की स्थापना की जाएगी, ये भी 73वें संशोधन में बात रखी गई थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची में दिए गए जो है 29 विषयों में संबंधित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना और उनके कार्यान्वयन करना, ये भी उसमें सम्मिलित किया गया था। उसके बाद था ग्राम सभा की स्थापना था गांव के स्तर पर इसका निर्णय लेने वाली संस्थाओं के रूप में सशक्तिकरण करना, तो ये भी जरूरी था। तो ग्राम सभा की स्थापना तथा गांव के स्तर पर इनका निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में जो है सशक्तिकरण करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। उसके बाद अंतिम बात देखा जाए जो 73वें संविधान संशोधन में पारित की गई थी, वो थी अनुसूचित जनजाति और महिलाएं आरक्षित सीटों का चक्रीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अथवा अदला बदली, तो ये भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात थी। तो कहते हैं 73वें जो आर्टिकल थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और इसको जो है आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में 73 हो या 74 हो, एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी ग्रामीण सभा के अंतर्गत।
देखा जाए तो 73वें जो संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की इतनी शक्ति और अधिकार दिए गए हैं कि वो ग्राम स्तर पर जो है स्वयं शासित संस्था के रूप में कार्य कर सकती हैं, यानी स्वयं शासित संस्था के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये उनकी प्रावधान था। और इस संसाधनों या संशोधन के द्वारा शक्ति तक कार्य के निचले स्तर पर हस्ताक्षर का प्रावधान भी किया गया है। यानी इन संशोधन के द्वारा तथा कार्य के निचले स्तर पर जो हस्तांतरण का प्रावधान किया है, जिनका संबंध आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना था और उन आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय संबंधी योजनाओं को कार्यान्वयन से भी करना था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात आता है ग्राम पंचायत का गठन, कार्य और आय के स्रोत। तो ये काफ़ी उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन रहेगा और इसमें हमें हर एक पहलू पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले तो आता है ग्राम पंचायत का संगठन। कहते हैं गांव की पंचायत या ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था के आधारभूत संस्था है और गांव के स्तर पर एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती है। तो ये भी महत्व रखता है। गांव की पंचायत या ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के आधारभूत संस्था होती है और गांव के स्तर पर एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत होती है जिसको प्रावधान किया गया है और जिसका एक अध्यक्ष भी होता है, जिसे ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच आदि कई नामों से हर क्षेत्र में जाना जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष और कुछ पंच भी होते हैं जिनका प्रावधान किया गया है। वास्तव में ग्राम पंचायतों का गठन और कार्यप्रणाली अलग अलग राज्य द्वारा पारित कानूनों के तहत होती है, यानी जिस क्षेत्र में जो कानून लागू की गई है उन्हीं के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों का गठन की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात रहता है और यही कारण है कि आपको उनके संगठन और कार्य के विविधता नज़र आती है। लेकिन ज़्यादातर पंचायती राज्य संस्थाओं का गठन और कार्य निम्न प्रकार से हो सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राम सभा का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है गांव के सभी प्रौढ़ जो 18 या उससे अधिक आयु स्त्री पुरुष को मिलकर होती है, जिनका नाम वहाँ की मतदाता सूची में शामिल होता है और ग्राम सभा को अब कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। ग्राम स्तर पर यह विविध संस्थाएं के रूप में कार्य करती है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी एक वर्ष में ग्राम सभा का कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए और अपनी पहली बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है। यानी पहली जो बैठक में ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है और अपनी दूसरी बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करती है। अब ग्राम सभा का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत के वार्षिक खातों की जांच, लेखा परीक्षण और प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत के जो है कर प्रस्ताव पर बहस छिड़ी जाती है और सामुदायिक सेवाएं, पंचायत के लिए सर्वैच्छिक श्रम एवं योजनाएं जैसे विषयों पर विचार करना भी इसमें प्रावधान में सम्मिलित है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और प्रत्येक राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके यहाँ सभी ग्राम सभाएं कार्यरत है कि नहीं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी अंग होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी अंग होती है और यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम सभा के सभी सदस्य मतदाता होते हैं जो गुप्त मतदान के माध्यम से ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं। ज़्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायत के 5 से 9 सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं। प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर जो है 50% कर दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी सीट आरक्षित की गई है। ग्राम प्रधान तथा सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरपंच प्रधान के कुछ पद अब महिलाओं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई है। कहते हैं सरपंच प्रधान पंचायत की मीटिंग बुलाता है तथा इन मीटिंगों की अध्यक्षता भी करता है। उसे पंचायत की एक मीटिंग बैठक प्रति महीने बुलानी होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
पंच उसे विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध भी कर सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि पंच उसे विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध भी कर सकता है। उसे ऐसे विशेष बैठकों का अनुरोध करने के 3 दिन के भीतर बुलानी होती है। सरपंच प्रधान पंचायत की बैठकों का जो है रिकॉर्ड रखता है और पंचायत सरपंच प्रधान को कोई विशेष कार्य सौंप सकती है। पंचायत की सदस्यता एक उप प्रधान उपाध्यक्ष का चुनाव करते तथा ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का प्रावधान किया गया है। यानी ग्राम पंचायत कार्यकाल जो होती है 5 वर्षों के लिए होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है ग्राम पंचायत के कार्य। कहते हैं विजय पंचायत व्यवस्था में जो अत्यधिक रुचि लेने लगा, कि जो विजय है पंचायत व्यवस्था में रुचि लेने लगा क्योंकि उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें लगा। उसने अध्यापक से ग्राम पंचायत कार्य और उसके आय के स्रोतों के विषय में भी जानने की कोशिश किया। अध्यापक ने उसे विस्तार पूर्वक बताया कि ग्राम पंचायत के सभी प्रमुख कार्य गांव के विकास और कल्याण के से संबंधित होते हैं और ग्राम वासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता भी होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करना, गलियों का निर्माण करना, नालियों की व्यवस्था करना, गांव की सफाई करना, सड़कों की लाइट की देखभाल करना, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था आदि सम्मिलित है। लेकिन कहते हैं ये सारे काम ग्राम पंचायत कार्य होते हैं, लेकिन अभी भी गाँव में इन चीज़ों की व्यवस्था अभी नहीं हुई है और कहते हैं आने वाला समय में होगा कि नहीं, इसका तो फ्यूचर में ही पता लगेगा। लेकिन देखा जाए तो आज भी जो है गाँव में जो है बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है इन चीज़ों की सुविधाएं अभी भी मुहैया नहीं कराई गई है और इन कार्यों को जो है ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य कहा जाता है क्योंकि ये उनकी ज़रूरी काम है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ग्राम पंचायत कुछ ऐच्छिक कार्य भी करने होते हैं। यदि पंचायत के पास जरूरी संसाधन और धन उपलब्ध हो तो ये कार्य हैं वृक्षारोपण का भी कर सकता है, पशु नस्ल सुधार केंद्र की स्थापना भी कर सकता है और क्रीड़ा स्थलों का निर्माण भी, उसको पुस्तकालय की व्यवस्था भी करने का उसमें पूरा प्रावधान है। समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पंचायत को कुछ और कार्य भी सौंपे जा सकते हैं जो समय के अंतर्गत होता है। पंचायत के इन कार्यों के पूरक के रूप में ग्रामवासियों का भी कुछ कर्तव्य वहाँ पर निहित हो जाती है। वे अपने आसपास सफाई रखें, पेय जल की बर्बाद ना करें तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ये सारे कर्तव्य जो होता है ग्रामवासियों का होता है, जो बखूबी अपनाना चाहिए। क्योंकि एक बात तो सच है कि सरकार कितना करेगी, क्योंकि आम व्यक्ति जब तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कोई भी चीज़ जो है सफल होना संभव नहीं होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ग्राम पंचायत के आय के स्रोत। देखिए ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या हो सकते हैं। पंचायत कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यकताएं होते हैं, चाहे उसके कार्य आवश्यक कार्य हो या इच्छुक कार्य हो, सभी के लिए धन जरूरी पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी कार्य करेगी धन की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। यदि ग्राम पंचायत के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो तो वह जो है बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है। सरकार अनुदान के अतिरिक्त जो है राज्य सरकारों में पंचायत को कर लगाने और उसकी उगाही करने की शक्ति प्रदान करती है और ग्राम पंचायत के आय के स्रोत निम्न प्रकार हो सकते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो ग्राम पंचायत के जो है यहाँ पर आय का मुख्य स्रोत जो होती है संपत्ति, जमीन, वस्तुओं और पशुओं पर रोक लगा के जो है धन इकट्ठा कर सकती है। बारात, घर और पंचायत के अन्य संपत्तियों से भी किराया वसूला किया जा सकता है और दोषियों से एकत्र दंड राशि से भी वो अपना खर्च चलाती है। केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान भी हो सकती है। केंद्र सरकार भी अनुदान दे सकता है या राज्य सरकार भी अनुदान दे सकती है। राज्य सरकार द्वारा एकत्र भू राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को भी दी जाती है और ये भी बात प्रावधान में सम्मिलित की गई है। किसी विशिष्ट या सर्वमान्य कार्य के लिए गांव वालों द्वारा दी गई धनराशि भी इसमें बखूबी सम्मिलित होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पंचायत समिति का गठन और कार्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पंचायत समिति का गठन और कार्य किस प्रकार की है। अगर बात करें हम पंचायत समिति की रचना की तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा। पंचायत समिति पंचायती राज्य व्यवस्था का मध्य सतर होता है, यानी बीच का ये सतर होता है, जैसे हम पिरामिड में भी देखे थे भली भांति। अलग अलग राज्यों में इस अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस संस्था गठन और कार्य में भी जो है विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि विभिन्न राज्यों द्वारा इन संबंधों में विभिन्न व्यवस्था की गई है। पंचायत समिति ब्लॉक प्रखंड स्तर पर सभी पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है
और पंचायत समिति की रचना निम्न सदस्यों से मिलकर होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी संरचना के अंतर्गत देखा जाए तो ब्लॉक प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम प्रधान सरपंच के अंत होते हैं इसके अंदर सम्मिलित। उस ब्लॉक के संसद, विधानसभा, विधायक और विधान परिषद सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। कुछ अब जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं और ब्लॉक से चुने गए जिला परिषद सदस्य, उस ब्लॉक के कुछ अधिकारी भी उसमें सम्मिलित होती है। तो सारे व्यक्ति जो होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं भली भांति। सभी राज्यों में पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्षीय निर्धारित की गई है और अपनी पहली बैठक में पंचायत समिति के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी भली भांति खुद ही स्वयं ही करते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष का 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पंचायत समिति में भी अध्यक्ष के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह अध्यक्ष के कुल पद जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब ये बात कहीं तक संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम मॉडर्नाइज दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है पद संरक्षित करना सही नहीं, आरक्षित करना सही नहीं रहता है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति जो है संघर्षशील है, कार्यशील है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन कहीं हद तक जो है ये जो आरक्षित कर देने के कारण क्या होता है, कुछ अच्छे व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसमें सरकार को अभी सोचने और विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं, अभी हम पिछड़ापन में नहीं हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है पंचायत समिति के जो है सामान्य ही 5 वर्ष के लिए ही होता है। पंचायत समिति सदस्य के 2/3 मतों से ये प्रस्ताव पारित करने का अध्यक्ष को पद से हटा भी सकते हैं, यानी 2/3 मतों से जो है अध्यक्ष के पद से हटाया भी जाने का प्रावधान है। पंचायत समिति सामान्यतः वर्ष में 6 बैठक करती है और इसकी 2 बैठकें के बीच 2 महीने के ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी 2 महीने का ही गैप होना चाहिए इनके बैठकों में। पंचायत समिति की बैठक सामान्य और विशेष 2 प्रकार की होती है और बैठक की जो है तिथि अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। यानी बैठक की तिथि जो है अध्यक्ष द्वारा की जाती है और उसकी अनुपस्थिति में जो है उपाध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। और ब्लॉक स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ब्लॉक विकास अधिकारी यानी BDO होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है BDO। उसके पश्चात बात करें पंचायत समिति के कार्यकाल का यानी कार्य का, तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचायत समिति के कार्य क्या है? पंचायत समिति कई कार्य करती है, उनमें से कुछ कार्य हैं कृषि, भूमि के बेहतर बनाना, जल अध्यक्षता क्षेत्र का विकास, सामाजिक और फॉर्म वनीकरण, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी उसके प्रावधान में आता है। और इसके अलावा पंचायत समिति जैसे कार्यक्रमों और योजनाओं में भी क्रियाबद्ध करती है, जिसके लिए इन केंद्र या राज्य सरकार से धन प्राप्त होता है और यह अपने क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ उनके बीच समय भी स्थापित करती है। और इसके कुछ अन्य उत्तरदायित्व भी होते हैं, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहला दायित्व तो यही होता है गांव में पेयजल की व्यवस्था करना, गांव के सड़कों का विकास और मरम्मत करना, बाजारों के लिए नियम तथा नियंत्रण की व्यवस्था करना, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरणों की व्यवस्था करना, जो हस्तशिल्प और हैंडलूम्स और पारंपरिक कला के माध्यम से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य का प्रावधान करना। ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्वरोजगार योजना का बढ़ावा देना भी उन्हीं के दायित्वों के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात आता है आय के स्रोत। देखिए, पंचायत समिति की आय का मुख्य स्रोत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान है और इसके अलावा यह कुछ भी लगा सकती है तथा भू राजस्व का भी एक निश्चित जो है प्रतिशत पंचायत समिति से प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आय के स्रोत और ये काफ़ी ज़रूरी भी रखता है। यहाँ पर आगे हमारे समक्ष जो यहाँ पर आया है जिला परिषद यानी संगठन और कार्य। तो जिला परिषद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और ये जो है पिरामिड का सबसे ऊपरी स्तर है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी रचना की बात करें तो जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष की संस्था है, यानी सबसे ऊपरी संस्था है और ये जिला स्तर स्थित भी है और इसका भी कार्यकाल 5 साल के लिए ही होती है और इसके कुछ सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं, जिसके संसद और विधायक भी जिला परिषद के सदस्य हो सकते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष जो है निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है और जिला परिषद
में भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति और जाति और जनजाति के लिए भी सीट आरक्षित की गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों आरक्षित करने का यहाँ प्रावधान व्यवस्थित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जिला परिषद लातूर जो है महाराष्ट्र में है, जिसकी आप चित्र यहाँ पर भी देख रहे हो। तो ये जिला परिषद है, ठीक है, लातूर के महाराष्ट्र के क्षेत्र में का। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जिला परिषद के कार्य। देखिए, जिला परिषद के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। हालांकि आप अलग अलग राज्यों में इन्हें थोड़ी बहुत जो विभिन्नता भी देख सकते हो, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना, जिले के विकास कार्यक्रम के लिए योजना बनाना तथा उन्हें लागू करना इसके अंतर्गत आता है। किसानों के उन्नत बीज की आपूर्ति करना भी जिला परिषद के अंतर्गत आता है। उन्हें खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा अंतस्वैत पोखरों का जो है निर्माण करना इनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना गया है। तथा चराई एवं चराई भूमि का रखरखाव करना भी जिला परिषद के अंतर्गत ही आता है। गांव में विद्यालय खोलना तथा उन्हें चलाना, प्रौढ़ साक्षरता हेतु कार्यक्रम का क्रियान्वित करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, इस सारे के सारे जो होता है जिला परिषद कार्य के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात आता है गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की स्थापना करना भी जिला सत्र के अंतर्गत आता है। और छोटी बस्तियों के चल अस्पतालों का प्रबंधन करना, महामारियों के लिए टीकाकरण को शुरू करना तथा परिवार कल्याण अभियान को भी चलाना इन्हीं का कार्य होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विकास योजनाओं के क्रियान्वित करना, आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम चलाना और अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त अस्पताल की स्थापना करना इसी के अंतर्गत आता है। कहते हैं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद और प्रसंस्करण मिलों, डेयरी फार्म आदि जैसे लघु उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए उद्यमों को जो है प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण रोजगार योजना को लागू करना इनके अंतर्गत आता है। सड़कों तथा स्कूलों का निर्माण करना, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना इन्हीं के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जिला परिषद के आय के स्रोत। देखिए, जैसे कि आपने देखा जिला परिषद बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करती है, तो इन कार्यों को लागू करने के लिए धन की अधिक आवश्यकता भी होगी और यह धन की व्यवस्था अपनी आय के स्रोत से करती है। जैसे कि निम्नलिखित है, जिला परिषद द्वारा लगाए गए करों, लाइसेंस, फीस तथा बाजार शुल्क इसके जो है आय का मुख्य स्रोत होता है। कहते उगाए गए भू राजस्व में जिला परिषद का हिस्सा भी सम्मिलित होता है और जिला परिषद के विभिन्न संपत्तियों से प्राप्त आय भी इसके अंतर्गत आता है। राज्य तथा केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान भी इसमें सम्मिलित होती है और विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा आवंटन की गई धनराशि भी इसके महत्वपूर्ण जो है आय के स्रोत बनते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, त्रिस्तरीय यहाँ पर जो हमने पढ़ा और काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से भी रखता है। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जिन बच्चों को चाहिए उनको मिल जाएगा, जिनको नहीं देखना है ना देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और सही ये भी बात है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ अच्छा लगे उसको सेव कर लेना ही फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि बाद में अगर कोई वीडियो का रिसर्च कीजिएगा शायद तिरपान सेंटर दूर दूर तक नज़र ना आए, क्योंकि आपको पता है कि तिरपान सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है और सदैव अग्रसर ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपको भली भांति जो है आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, जहाँ पर सभी वीडियो का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान सेंटर को अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।